नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन तारकस है। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपको एक जानकारी देनी है। मैंने हाल ही में एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सुन मेरी बहना। इस यूट्यूब चैनल में मैं फिल्मों के सॉन्ग्स डालूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में एक ही गाना 2 बार 3 बार कुछ अलग अलग मौक़ों पे गाया जाता है। एक एक पैराग्राफ अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग मौक़ों पे बताया जाता है। मैंने कोशिश की है कि उन तीनों चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरा सॉन्ग बनाऊं और ज़रूरत पड़े तो उसमें कुछ सीन्स उसी फिल्म के ऐड करके एक पूरा लंबा सा सॉन्ग बना दूं। मेरी ये कोशिश कितनी कामयाब रही आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सुन मेरी बहना चैनल पर जाकर मैंने 5 वहाँ पे सॉन्ग्स डाल चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ जिनकी प्रतिभा के कायल देश में लाखों लोग तो है ही, मगर देश के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग उनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। जो दबंग है, तेज तर्रार है, जिनकी रणनीतिक समझ दुश्मनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और जिनका नाम सुनकर चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भी बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी का। सबसे पहले मैं आपको इनका शॉर्ट में परिचय दे दूं, उसके बाद में इनके कुछ कारनामे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं आपको उनके आज 10 कारनामे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले संक्षेप में उनका परिचय जान लीजिए। अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पापा का नाम गुणानंद डोभाल, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, और माताजी का नाम अरुणी डोभाल है। उनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल अजमेर से हुई है और उन्होंने 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने आईपीएस की तैयारी शुरू कर दी और 1968 में केरला कैडर की ओर से आईपीएस बने। 1972 को उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम आईबी के नाम से जानते हैं, को ज्वाइन किया। सन 1998 में पहली बार एनएसए का पद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया था। अजीत डोभाल जी 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इनके पहले जो 4 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे भारत के, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले एनएसए थे ब्रजेश मिश्रा जी। दूसरे नंबर पे ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित जी थे। तीसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मयंकोडू केलनाथ नारायणन जी थे और चौथे थे शिवशंकर मेनन। इन 5 में से ब्रजेश मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में एनएसए बने थे और उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ, मयंकोडू केलनाथ नारायणन और शिवशंकर मेनन, ये तीनों के तीनों मनमोहन सिंह सरकार में बने थे। और उसके बाद में 5वां ये अजीत डोभाल जी का नाम है, जो नरेंद्र मोदी जी इनके सरकार में बने हैं। सन 2014 में मोदी जी के साथ जुड़ने से पहले वो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम कर चुके हैं। इसका मतलब राजनीति में काम करने का उनके पास में एक लंबा अनुभव रहा है। अजीत डोभाल जी का नाम पाकिस्तान में एक डर के साथ लिया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी हुई है कि पाकिस्तान अगर एक बार फिर से बॉम्बे जैसा अटैक करता है तो इंडिया पाकिस्तान को इस बार एक कड़ा झटका देगा और उससे बलूचिस्तान छीन लेगा। 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी आईबी में जुड़ने के बाद उन्होंने कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया है जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी आपको फीके लगने लगेंगे। वे भारत के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें 1988 में सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले पुलिस अधिकारी हैं। अब मैं आपको उनके 10 कारनामे बताता हूँ। सबसे पहला, अजीत डोभाल ने साल 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी और उस योजना में वो सफल भी हुए थे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में उनकी छवि काफ़ी निखर गई थी।
उनके इन्हीं हैरत अंगेज कारनामों की वजह से उन्हें भारत देश के बाहर लोग भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। अजीत डोभाल की जिंदगी किसी जासूसी फिल्म के उपन्यास की तरह रही है। उन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भी एक जासूस की भूमिका निभाई थी और कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल रहा था। एक्चुअली इस दौरान उन्होंने एक रिक्शे वाले का भेष धारण किया और गोल्डन टेम्पल के आसपास लगभग 10 दिनों तक सचमुच रिक्शा चलाई, सवारी ढोई एक जगह से दूसरी जगह। उनका उद्देश्य था गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद उग्रवादियों तक पहुंचना। जब उग्रवादियों ने देखा कि एक रिक्शे वाला 10 दिनों से यहीं आसपास चक्कर लगा रहा है, तो उन्होंने अजीत डोभाल को पकड़ लिया। यहाँ पर अजीत डोभाल जी ने खुद को आईएसआई पाकिस्तान का जासूस बताकर उन उग्रवादियों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उग्रवादियों को भरोसा दिलवा दिया कि वो उन्हें पाकिस्तानी मदद दिलवा सकते हैं। उन लोगों के साथ कुछ समय बिताकर अजीत डोभाल ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी कर ली। फिर किसी बहाने से बाहर निकलकर उन उग्रवादियों की सारी तैयारियों की जानकारी भारतीय सेना को मुहैया करवा दी, जिसके बाद हमारे ब्लैक कैट कमांडो ने अंदर जाकर उग्रवादियों की कमर तोड़ दी। इसमें एक खास बात ये भी जान लीजिए दोस्तों कि जिस समय ब्लैक कैट कमांडो अंदर ऑपरेशन चला रहे थे, अजीत डोभाल भी वही अंदर ही मौजूद थे। साल 1999 में जब तालिबान के कुछ आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC-814 जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रही थी को काठमांडू से हाईजैक कर लिया था और फिर उसे कंधार ले गए थे। इस प्लेन में 171 पैसेंजर्स के साथ में 15 क्रू मेंबर सवार थे। उन तालिबानी आतंकवादियों ने भारतीय सरकार के सामने पैसेंजर्स के बदले कई प्रकार की दूसरी मांगों के साथ भारतीय जेलों में बंद उनके काफी सारे साथियों को छोड़े जाने की मांग भी रखी थी। तब अजीत डोभाल जी को ही भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। अजीत डोभाल की जबरदस्त बार्गेन पावर के बावजूद हमें कुछ आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ा। फिर भी सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर की सुरक्षित रिहाई अजीत डोभाल जी की वजह से ही मुमकिन हो पाई। अजीत डोभाल जी 7 साल भारत की तरफ से एक सीक्रेट एजेंट के रूप में पाकिस्तान में रह चुके हैं और पाकिस्तानियों को उनकी खबर भी नहीं लगी, उनकी भनक भी नहीं लगी। पाकिस्तान में वह एक इस्लामिक वेशभूषा में रहे हैं। किसी को उन पर शक नहीं हुआ कभी भी इन 7 सालों के दौरान कि वह पाकिस्तान के नहीं भारत के हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की उन्होंने काफ़ी जासूसी की। उन्होंने आतंकवादियों से रिलेटेड कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां वहां कलेक्ट की, भारत सरकार को दी। इन जानकारियों की मदद से भारत सरकार ने काफ़ी बड़ी घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया। अजीत डोभाल जी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाएं जो हो सकती थी उन्हें समय से पहले ही रोक दिया गया। यह अजीत डोभाल जी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी थी। आप सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दी गई थी। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इस धाराओं को हटाने में अजीत डोभाल का भी अहम योगदान रहा है। उनकी राय काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है इस सब मामलों में। 25 जून 2014 से 5 जुलाई 2014 तक चले एक ऑपरेशन में तिकरित जो कि इराक में है कि एक हॉस्पिटल में ISIL नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चुंगल में फंसी 46 इंडियन नर्सेस को बचाकर सकुशल वापस भारत लाने में भी अजीत डोभाल जी की भूमिका बड़ी काबिले तारीफ रही है। इस ऑपरेशन के दौरान अजीत डोभाल जी इराक में ही रहे और एयर इंडिया के स्पेशल प्लेन के जरिए उन्होंने उन सभी नर्सों को कोची एयरपोर्ट पर सकुशल पहुंचवाया था। 18 सितंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी के आर्मी कैंप में अटैक कर दिया था। इसके जवाब में 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने POK में जाकर टेररिस्ट के कई सारे लॉन्च पैड बर्बाद कर दिए थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 40 से ज़्यादा आतंकवादी और 2 सैनिक मारे गए थे। इंडिया के एक भी सैनिक को कोई सीरियस चोट नहीं लगी थी।
इस ऑपरेशन को बनाने में, प्लान करने में अजीत डोभाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 16 जून 2017 को चाइना के कुछ सैनिक डोकलाम, जो कि भूटान का इलाका है मगर जिसे चाइना अपना इलाका कहता है, इस इलाके में चाइना के कई सैनिक रोड बनाने पहुंच गए थे। भूटान और इंडिया के बीच स्पेशल रिलेशनशिप होने की वजह से इंडिया ने 18 जून 2017 को सिक्किम की बॉर्डर को क्रॉस करके भूटान में डोकलाम में कदम रखा और चाइनीज आर्मी को रोक दिया। ये विवाद लगभग 2 महीने तक चला और आखिरकार 28 अगस्त 2017 को चाइनीज आर्मी को हार माननी पड़ी और वह उनको पीछे हटना पड़ा। इस ऑपरेशन को भी अजीत डोभाल ने फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर और इंडियन एम्बेसडर टू चाइना विजय गोखले, इन लोगों के साथ में मिलकर अंजाम दिया था। 27 फरवरी 2019 को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में जब पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को बंदी बना लिया था, तो वो अजीत डोभाल ही थे जिनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को मजबूरी में अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। अजीत डोभाल जी ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और मंत्रियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस प्रकार का दबाव बनाया कि उन्हें आखिरकार अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ा। एक बार फिर अजीत डोभाल जी की वजह से भारत ने एक बड़े कारनामे को अंजाम दिया। 15 मई 2020 को म्यांमार मिलिट्री ने 22 आतंकवादियों को, जो कि असम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, इंडियन आर्मी को सौंप दिया। म्यांमार मिलिट्री ने इंडियन आर्मी को सौंप दिया इन 22 आतंकवादियों को। ऐसा कहा जाता है, ऐसी अफवाह कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक बातें होती है, आम पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, लेकिन कुछ अंदर की खबर ऐसी सुनाई पड़ रही है कि म्यांमार मिलिट्री ने नहीं, भारत ने म्यांमार में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे पाकिस्तान में की थी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के पहले म्यांमार में ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और जिसमें भारतीय सैनिक म्यांमार में जाकर 22 आतंकवादियों का खात्मा करके वापस आए थे। और ये योजना, पूरी की पूरी योजना अजीत डोभाल जी के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से ही संभव हो पाई थी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट, ये थे वो 10 कारनामे अजीत डोभाल जी के बारे में, जो किसी हीरो से कम नहीं है। हमने फिल्मों में अक्सर हीरो को लड़ते भिड़ते देखा है, लेकिन ये एक ऐसा हीरो है भारत के पास में जो हाथों से कभी नहीं लड़ा है तो हमेशा दिमाग से लड़ा है, और जिसके दिमाग के आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझसे बन पड़ेगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।